डिसअपॉइंटमेंट के उस दौर में थे लोग ऐसे जिनसे आपको अपेक्षाएं नहीं थी, आपको लगा अरे कि तुम भी। पॉलिटिकल गलियारों में ऐसे लोग थे जो वाकई देश और प्रदेश चलाते थे, ऐसे गायब हुए। देख के कभी ये लगा ही नहीं कि ये मेरा फोन नहीं उठाएंगे। तो जूलियस सीजर की हत्या करने वालों में आखिरी चाकू उसने मारा था जो उनका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट था। अगर होता नहीं रघुनाथ मेरा तो देता कौन जग में साथ मेरा। पुरोहित दूर जा बैठे थे सारे, हवन करते जला जब हाथ मेरा। कोई ऐसा भी था इस यात्रा में जिससे आपको उम्मीद थी? जैसे एक होता है ना कि ठीक है बुरा वक्त आता है, अपने साथ छोड़ते हैं, बट कुछ घाव रह जाते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट के उस दौर में, नाम आप चाहे तो ना लें, कोई जरूरी नहीं किसी को बदनाम क्यों करना किसी का जिक्र करके, लेकिन थे लोग ऐसे जिनसे आपको अपेक्षाएं नहीं थी, आपको लगा अरे जैसे रोम में था कि तुम भी यूट्यूब ब्रूटस। हाँ, यूट्यूब ब्रूटस। आई मीन व्हाई? ये बड़ी अच्छी कहानी है। सो जूलियस सीजर की जब हत्या हो रही थी तो जूलियस सीजर की हत्या करने वालों में आखिरी चाकू उसने मारा था जो उनका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट था, जिसपे कि उन्हें यह भरोसा था कि ये तो दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन ये मेरे साथ खड़ा रहेगा। आखिरी नश्तर जूलियस सीजर की छाती में उसने गाड़ा था, उसका नाम ब्रूटस था। और तब जूलियस सीजर कहते हैं यूट्यूब ब्रूटस, दैट बिकेम अ प्रोवर्ब। मेरी जिंदगी में कई ब्रूटस रहे हैं। जिन लोगों को मैंने प्यार किया, जिन पे मैंने भरोसा किया, उनमें मैंने स्वर्ग और नर्क दोनों देखे। तो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको देख के कभी ये लगा ही नहीं कि ये मेरा फोन नहीं उठाएंगे, ये मेरी बात नहीं सुनेंगे और मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके पहले मुझे कभी किसी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, तो मैं हमेशा खुश रहा, मैं देता ही रहा। आई वॉज ऑलवेज इन दैट पोजिशन कि ठीक है जो भी दे पाया मैंने लोगों को दिया। लेकिन एक बार ऐसा वक्त था जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जहाँ मुझे कुछ पाने की ख्वाहिश थी कि कोई संभाल ले, कोई ये हिचकोले खा रही है जो नाव, कोई इसमें एक हाथ लगा दे। लेकिन ऐसे तमाम हाथ गायब हो गए। अगर होता नहीं रघुनाथ मेरा तो देता कौन जग में साथ मेरा। पुरोहित दूर जा बैठे थे सारे, हवन करते जला जब हाथ मेरा। कोई ऐसा भी था जिसकी आपने कभी हेल्प की हो या आपने उसे करियर में उठाने में हेल्प की हो और फिर यूं ही आपको लगा चलो बात कर लेते हैं पर फोन नहीं उठा? करियर की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल गलियारों में ऐसे लोग थे जो मेरे बहुत हितैषी बनते थे। मैं बनते ही थे, अब बोलूँगा, जिनके दिन में 4 फ़ोन आते थे और बड़ी पावर की जगह पे बैठे हुए लोग जो वाकई देश और प्रदेश चलाते थे। भैया आप हमारी शान हैं, भैया आप हमारी इज्जत हैं, हर चीज़। तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अगर मैं किसी के शान और इज्जत हूँ तो आप एक दिन में तो ये शान और इज्जत नहीं चली गई, एटलीस्ट मुझे सुन तो लो एक बार। हाँ ठीक है, जो मैंने किया वो गलत था, जो मुझसे हुआ वो गलत था। इस देश ने मुझे उसकी बहुत सज़ा दी, लेकिन उस सज़ा को मैं उनका प्यार समझ के स्वीकार इसलिए करता हूँ कि वो मुझसे डिस्कनेक्ट भी हो सकते थे कि नहीं चाहिए मनोज मुंतशिर ज़िंदगी में, चलो। और मैं ये देश की बात कर रहा हूँ, अपने सुनने वालों की बात कर रहा हूँ। बड़ा आसान है ना कि आप किसी से नाराज़ हुए, किसी ने आपको हर्ट किया तो उससे रिश्ते तोड़ लेना। लेकिन ये मेरे सुनने वाले, इनको पता नहीं क्या विश्वास था मुझ में, इन्होंने मुझे जम के मेरी लानत मलामत की है, मेरी भर्त्सना की है, मेरी निंदा की है, कभी कभी अपशब्द बोलने की हद तक ये गए हैं। लेकिन इन्होंने मुझसे अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं किया, ये भागे नहीं मुझसे दूर, ये मुझसे लड़ झगड़ के मेरे साथ रहे। और यही वजह है कि जब मैं वापस कुछ अच्छा करता हूं तो ये सब फिर मेरे पास आ गए, मेरी पीठ पे हजारों हाथ शाबाशी के लिए आ गए। तो यही सच्चा रिश्ता है। मोहब्बत में कहीं किसी ने लिखा था कि माना कि तुमसे लड़ झगड़ कर ही सही, पर फिर भी तुमसे उलझे रहना, ये भी तो इश्क और प्रेम ही है। एग्जैक्टली। तो ये जो इश्क और प्रेम है ना, ये आपको आपके सुनने वाले, आपकी जनता देती है। वो जो बड़े बड़े लोग जो हमेशा ये गिनवाने पे लगे रहे कि भैया हम आपके साथ हैं, वो ऐसे गायब हुए कि फिर आए। वैसे ये कमाल ये है कि पिछले कुछ दिनों में मैं फिर देख रहा हूँ, फिर लहरें मुड़ गई हैं, फिर रास्ते मेरी तरफ मुड़ गए हैं। लेकिन मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ अब। नाइस। आपने एक समझदारी वाला गाना लिखा जो मेरे दिल में बड़ा रह गया,
इस गाने कंपोज़र से मैंने बात की, इस गाने से जुड़े काफ़ी लोगों से बात मैंने की। बॉर्डर 2 जी। और बॉर्डर 2 में वो एक लाइन की, बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। क्या ये किसी विवाद का जवाब थी या अंदर मनोज मुंतशिर की दबी हुई कोई चीख जो चाहती थी कि हर एक इंसान को झकझोर दे, वो हर कोई जो मुझसे जुड़ा हुआ था उसको ये लाइन महसूस हो जाए? क्योंकि ये गाना जब आया तो उस वक्त कुछ महसूस हुआ। जी वे गाना इस अंतरे में, इस हिस्से में खत्म हो रहा था, तो ये महसूस हुआ मुझे। वरना तेरी मिट्टी का कंपैरिजन चलता था कि इससे आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। बट यहां जब हम पहुंचे तो सब हम भूल गए थे, एक नए सिरे से हम आपको बेहतर होते देख रहे थे। क्या था ये? एक आपकी असलियत होती है, आपके अंदर एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है, आप उसको जेनेटिक कोडिंग कह लें, जो आपको डिफाइन करती है। अगर कभी ऐसा होता है कि जो आपकी एक्चुअल जेनेटिक कोडिंग है उससे मिलता जुलता आप काम भी करने लग जाएं, आपको वो मौका भी मिले, आपको प्रकृति वो मौका ला के दे दे, तो कुछ चमत्कार हो जाता है। तो मैं ये जानता हूँ कि मेरे पास 3 साल की 2.5 साल की मेरी तस्वीरें हैं जहाँ मैं जय हिंद कर रहा हूँ, जहाँ मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। मुझे वर्दियाँ बड़ी अच्छी लगती थी हमेशा, और मुझे फौजी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मैं कहीं भी देख लूँ मैं रुक जाता था। ये मेरी बचपन से किस्से हैं। कभी मेरी माँ के साथ अगर आप एक पॉडकास्ट करें तो वो आपको सुनाएंगी कि मैं चिल्लाने लगता था अगर मैं कहीं से गुजर रहा हूँ बस में, मैं जिद करता था कि मुझे बस से उतारो, मुझे इनसे शेक हैंड करना है। ये मैं था बचपन से। शायद ये एक वजह है कि जब भी मुझे मौका मिला कि मैं वर्दियों के सम्मान में कुछ लिख पाऊँ तो मैंने अपनी आत्मा ही निकाल के रख दी। बट इसमें पर्सनल टच भी था, बनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पर दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी। सो ये देशभक्ति था, ये भावना था, लेकिन इसमें एक मनोज भी था। अब वो जानबूझकर था या हो गया, या जिस हम जोन में होते हैं वहां से कुछ वैसा रस्सा निकल जाता है। हाँ, ये तो सच है। ये सच है कि शायद मिट्टी के बेटे इसका आखिरी अंतर एक बार लाइन पढ़ के सुनाई है। मैं आता हूँ उस पर। मैं एक बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे एक दोस्त का जो मुझसे बहुत छोटे हैं उम्र में लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े संगीतकार हैं, मिथुन का। मिथुन शर्मा मेरे फेवरेट कंपोजर, हम सब के। तो मिथुन से मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा आपका रिश्ता अब दोस्ती का है, लेकिन पहला रिश्ता जिस तरह से मैं आपको जानता हूँ वो फैंडम का है। मैं पहले आपका फ़ैन हूँ, बाद में आप मेरे दोस्त हो, कुछ भी हो, बात की बात है। हम साथ में काम, हमने बहुत सारे गाने साथ में किए। मिथुन शायद इस वक्त इस देश के मुट्ठी भर कंपोजर्स में से होंगे जो कविता को कंपोज कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। वाह। टेक्निकल लग सकती है सुनने में, लेकिन ड्यू देना पड़ेगा आपको। सारे संगीतकार इस देश के और बड़े बड़े, उनकी अपनी खूबियां हैं और बहुत बढ़िया हैं, लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि वो एक धुन दें, उस धुन पे आप लिखो। ये भी बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं, ये तरीका है लिखने का। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है आपका मुखड़ा हम ले लेते हैं, लेकिन सिनेमा के मुखड़े ना बड़े एक ख़ास तरह से लिखे जाते हैं, फिल्मी होते हैं, वो आपको देखने में ही लग जाता है। जिसे कविता कहते हैं, नज़्म कहते हैं, शायरी कहते हैं, पोइट्री कहते हैं, उसे कंपोज करने का गट्स कोई नहीं दिखाता। सिर्फ एक इंसान है जो खड़ा हो जाता है कि मनोज जी आप मुझे कुछ पोइट्री करके दो, मुझे नहीं देनी आपको कोई धुन, मुझे नहीं बांधना है आपको। तो इस गीत के लिए भी मिथुन ने सबसे पहले मुझे ये बोला कि मनोज जी मैं कुछ नहीं दूंगा आपको, आप सोचो ना आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या रिएक्शन है आपका इस फिल्म की कहानी सुन के, बॉर्डर। और हमारे डायरेक्टर अनुराग सिंह, जिनके साथ इतने सालों बाद, पिछली फिल्म मैंने उनके साथ केसरी की थी और उसका गीत अमर हो गया, तेरी मिट्टी। इतने साल अनुराग ने फिल्म नहीं बनाई, वरना मेरा करियर कहीं और पहुंच चुका होता। इतने साल बाद उन्होंने फिर बनाई बॉर्डर, और फिर हम साथ बैठे। तो ये पूरी पोइट्री पहले लिखी गई। क्या मनमौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे। जिसके लिए सरदार हमारा झूल गया था फंदे पर, धूल नहीं लगने दी हमने उस बेदाग तिरंगे पर। तेरा दर्द तू जाने बाबा, मैं तो खुशी से पागल हूँ, जिसकी गोदी में खेला था चला उसी के कंधे पर। लाडले जब सरहद जाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस न लौटे। आज मैं आपके साथ हूँ, मुझे एक और वाकया याद आ रहा है जो मैंने आपके पहले कहीं नहीं बोला है।
इस गीत में एक स्टैंजा और भी था, क्योंकि जब अनुराग कहानी सुनाते हैं बहुत पैशनेट तरीके से सुनाते हैं। तो आपने फिल्म देखी है, आपको वो चरित्र याद होगा जो दिलजीत दोसांझ की बहन का था। बड़ा प्यारा रिश्ता था, और वो हमेशा वरुण का जो चरित्र था उससे कहती थी कि मुझे तुमसे राखी में कुछ नहीं चाहिए, जब ज़रूरत होगी मैं मांग लूँगी। और आखिर में सिर्फ जब शहादत होती है दिलजीत की तो वो कहती है मुझे मेरा भाई दे दो ना। इस चीज़ ने मुझे तड़पा दिया था, इस सीन ने तड़पा दिया था। तो एक अंतरा हमने लिखा था जिस पे मैं, मिथुन, अनुराग, हम सब रोए हैं, लेकिन हम वो फिल्म में नहीं डाल पाए क्योंकि हमारे पास फिल्म में जगह नहीं बची। ऑलरेडी बहुत कुछ हो गया था दिखाने के लिए। आज मैं पहली बार कहीं पब्लिकली वो अंतरा बताता हूँ, वो लाइनें क्या थी जो कि बॉर्डर 2 में नहीं गई। भैया तुझको ताने देगी बहना इस खुदगर्जी पे, भैया तुझको ताने देगी बहना इस खुदगर्जी पे, मेरी डोली उठी नहीं और लेट गया तू अर्थी पे। रोते हैं राखी के धागे, तोड़ दिए क्यों तूने वादे, मेरी जान के बदले कोई मेरा चांद सा भाई ला दे। हम जब राखी बंधवाएंगे हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस न लौटे। और जिस आखिरी अंतरे की आपने बात की शुभंकर, वो कभी फिल्म में नहीं था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी फिल्म में। गाना पूरा हो चुका था, गाना कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो कभी खुश नहीं होते। ये उनकी प्रॉब्लम है। शिकायत कर रहा हूँ मैं उनकी, आपसे तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। तो डायरेक्टर साहब सारा गाना ख़त्म होने के बाद सबको गाना बहुत पसंद आ गया। सनी पाजी से लेके दिलजीत तक, वरुण तक, सब मिट्टी के बेटे के दीवाने, भूषण कुमार जी। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब एक दिन बैठे बैठे मुझे कह रहे हैं, यार आपको पता है सर हमारी पिक्चर में ना एक कैरेक्टर है, उसका नाम है राम। मैंने कहा अच्छा। वो दिए की हिफाजत करता हुआ बलिदान हो गया, क्योंकि उसने कुछ गांव वालों से वादा किया था कि ये दिए बुझने नहीं दूंगा मैं। तो वो दिए बचाते बचाते उसके ऊपर एक शेल गिरती है एंड ही डाइज, वीरगति को प्राप्त हो गया दिए बचाते हुए। मैंने कहा तो नहीं सर, मैं तो आपको खाली बताना चाह रहा था कि राम है, दिया है, आपके मन में कुछ आए तो बस। और ये चले गए। समटाइम्स यू आर टच्ड बाय डिविनिटी। ये लाइनें मैं समझता हूं कि मैं इनका अगर क्रेडिट ले पाता तो ज़रूर लेता। अनुराग का इधर जाना और उधर अगले 1 से 1.5 मिनट में मेरा मोबाइल मेरे हाथ में आना और मैंने लिखा, कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास ख़त्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। इसमें पर्सनल ये था कि वो राम मैं भी हो सकता था, जो कभी लौट के नहीं आया, जिसे उसकी अयोध्या वापस मिली ही नहीं। और मैं उसी मुहाने पे खड़ा हुआ था बॉर्डर के पहले कि पता नहीं कभी मेरे लिए फिर से दीप जलेंगे कि नहीं जलेंगे, पता नहीं कभी फिर से मेरे स्वागत में पलकें बिछाई जाएंगी कि नहीं, फिर से वो सब होगा जिसकी मुझे कभी आदत पड़ चुकी थी। सो दिस अंतरा वॉज पर्सनल, यू आर राइट। कि देशभक्ति की भावना थी, लेकिन इंसान कई बार जिस स्टेट ऑफ माइंड में होता है उसकी झलकियां दिख जाती है जी। चलिए 2 खुराफाती सवाल करता हूं मैं फैंस के लिए, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। एक थ्योरी ये आई थी, आई डोंट नो कितना सच कितना फसाना, जावेद साहब ने कहा कि मैंने इस फिल्म में गाने लिखे नहीं, मुझे क्रिएटिविटी मर गई है, नए सिरे से राइटिंग नहीं हो रही है, वही रिपीटेटिव हो रहा है। मेरे कुछ इनसाइडर दोस्तों ने मुझे बताया, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं कि इस फिल्म के लिए जावेद साहब को भी अप्रोच किया गया था, उन्होंने भी कुछ लिखा था, लेकिन फिर किसी ने कहा कि आपकी राइटिंग को सेलेक्ट किया गया था। ये बहुत, और ये किसी फालतू इंसान ने नहीं बताया था मुझे, ये किसी विश्वसनीय इंसान ने, क्योंकि इस फिल्म से काफ़ी मैं भी जुड़ा रहा, काफ़ी लोगों से उठना बैठना रहा मेरा। क्या ये सच है कि बॉर्डर 2 के लिए जावेद साहब को भी लिखने को दिया गया, लेकिन मनोज जी की राइटिंग को प्रेफरेंस दी गई थी? मैं कहूँ तो ये पार्शियल सच है, और पार्शियल सच ये है कि जावेद साहब को बिल्कुल ये कहा गया कि आप इस फिल्म के गाने लिखें, ख़ासतौर से वो गीत लिखें जो कि आपके ही हैं, जो ओरिजिनली आपके हैं। बाकी गाने मैं शुरू से लिख रहा था। तो बॉर्डर जब अनाउंस हुई है तब से बॉर्डर के गीत लिखने के लिए मैं ही था ऑन बोर्ड, लेकिन क्योंकि संदेशे के बिना तो बॉर्डर बन नहीं सकती,
तो जाहिर सी बात है कि वो गीत भी लिखना है। और वो गीत लिखना क्यों है, वैसे का वैसा क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इस फिल्म की सिचुएशंस अलग थी। तो ये गीत इसलिए दोबारा लिखना ज़रूरी था क्योंकि इस फिल्म में ऐसी सिचुएशंस थी जो पिछली बॉर्डर में नहीं थी, जो ओरिजिनल बॉर्डर थी। तो जावेद साहब के पास गए हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स, और मुझे ऐसा बताया गया, क्योंकि मैं तो इसका कोई फर्स्ट हैंड मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो मुझे बताया गया वो ये था कि जावेद साहब ने कहा कि मैं एक गीत को दोबारा नहीं लिखता, और वो जब लिख दिया तब लिख दिया। अब मैं दोबारा उन गलियों से नहीं गुजरना चाहता। कुछ नया लिखना हो तो मैं लिखूंगा, लेकिन मैं पुराना, जो कि बड़ी एक सम्मान की चीज़ है, वो इतने बड़े जीनियस हैं। मैं अगर दुनिया में कुछ लोगों की वाकई इतनी इज्जत करता हूँ, इतनी ज़्यादा इज्जत करता हूँ कि मेरा सर नहीं उठता उनके आगे, तो उनमें एक जावेद तो साहब। उन्होंने लिखा नहीं था मतलब? मैं नहीं जानता, मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं कि उन्होंने कुछ लिखा था। मुझे यही बताया गया कि उन्होंने नहीं लिखा। ओके। उन्होंने नहीं लिखा तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ उन्होंने छोड़ी दी, जो उन्होंने मैदान खाली कर दिया, तो मुझे भी कोई गिल्ट नहीं थी। मुझे गिल्ट उस वक्त होती जब जावेद साहब का गाना मैं रिक्रिएट कर रहा होता उनके होते हुए, और वो आज भी शानदार लिखते हैं। वो हाँ, आज भी, मतलब ही इज अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट वी हैव। मैं ये जो गीत हमने अभी किया, घर कब आओगे, मैं तड़प के रह गया इसलिए कि काश ये जावेद साहब दोबारा लिखते तो इन सिचुएशंस पे क्या अंतर लिखते। तो एक स्टूडेंट के तौर पे, एक तालिब इल्म के तौर पे मेरा तो नुकसान हो गया। मैं तो चाहता था कि जावेद साहब लिखें, तो उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट किया है ना लिख के, और मजबूरन मुझे लिखना पड़ा। अब जिन सिचुएशंस के लिए लिखना पड़ा, मेरे सामने एक चैलेंज ये था कि पहली चीज़, जिस दिन मैं, मिथुन और अनुराग और भूषण कुमार जी हम बैठे हैं, हमने अपने दिमाग से ये बात निकाल दी है कि हमें जावेद साहब से ज़्यादा कुछ बढ़िया लिख के दिखा देना है। वो हमारा स्ट्रगल ही नहीं था। हमारा स्ट्रगल था कि हमारे पात्र, हमारे चरित्र क्या बोल रहे हैं, इनके लिए जो कहना है वो कह दो। तो आप देखें जो विशाल का अंतरा है, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई इतना तो अच्छा लिखा हुआ था, आप उसी को यूज़ कर लेते, सेम लिरिक्स यूज़ कर लेते। नहीं कर सकते थे। विशाल का अंतरा जो है, विशाल मिश्रा जी का चरित्र है वरुण धवन का। वरुण धवन की शादी हुई है नई नई, और दे आर एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड। ये सब छोड़ के वो सरहद पे आ गए हैं। तो उनके लिए हमने लिखा कि ये दिल जो बरसों से था खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दीवाली सा, जगे हैं दरवाजे किसी की आहट से, सवेरा होता है किसी की करवट से। कान की बाली ने, आम की डाली ने, और पूछा है चौथ की थाली ने कि घर कब आओगे। तो ये सिचुएशन नहीं थी हमारे सामने। जो दिलजीत दोसांझ का अंतरा था, आप वो स्टंजा सुने, वहाँ सिचुएशन नहीं। उनका फेवरेट है वाला जी, दिलजीत वाला। ये पूछो आंखों के छलकते पानी से, बिछड़ता है कोई कहाँ आसानी से। ये पूछो आंखों के छलकते पानी से, बिछड़ता है कोई कहाँ आसानी से। मैं पीछे छोड़ आया दुआएं करती माँ, कि उससे भी प्यारी मुझे ये धरती माँ। किसी ने धीरे से कहा था लौट आना, मैं रास्ता देखूंगी मुझे न तड़पाना। तरसती यादों ने, अधूरे ख्वाबों ने, और पूछा है उसकी यादों ने कि घर कब आओगे। तो ये सब दोबारा लिखना पड़ा, लेकिन शायद जावेद साहब लिखते तो इससे बेहतर लिखते।